नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे फ्री की राजनीति की। ये जो रेवड़ियां बट रही हैं, आप कहेंगे अरे भाई कितने कार्यक्रम करोगे। दरअसल ये अंतहीन सिलसिला हो चला है, थमने का नाम ही नहीं ले रहा। नए नए वर्ग इजाद किए जा रहे हैं, क्रिएट किए जा रहे हैं। डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए भी 10 लाख रुपए का इंतजाम हो जाएगा, मैटरनिटी लीव मिलेगी। आप सुनिए, घर में आपके यहां जो नौकर काम कर रहा है, कोई मेड है, माई है, कोई कुक है, खानसामा है, ड्राइवर है और महिला है, तो 6 महीने की मैटरनिटी लीव भी दे दी जाएगी। किसके घर में कितने नौकर काम कर रहे हैं, ये जानकारी कहां से हासिल की जाएगी, ये कोई बताने को तैयार नहीं। पर खुला खेल फर्रुखाबादी हो गया है और हर राजनीतिक दल, इस हमाम में हर राजनीतिक दल बिना कपड़ों के है। चुनाव जीतना है भाई किसी भी कीमत पर, और पैसा भी उनका नहीं है, पैसा आपका और मेरा ही है। उसी पैसे को रेवड़ी बनाकर, मेवा बनाकर, सेवा के नाम पर आपके सामने परोसा जा रहा है। अर्थव्यवस्था चौपट होती रहे। सड़कें बनाने, अस्पताल बनाने, स्कूल बनाने, इन पर पैसे खर्च नहीं करने की कोई जरूरत। आम आदमी की जेब में पैसा डाल दो, लोग मान जाते हैं भाई। यही अंतिम सत्य, एक ऐसा फॉर्मूला जिससे जीत सुनिश्चित है, वो मानकर चल रही है राजनीति। तो हम कहां जा रहे हैं? इसी पर आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवालों की दरकार है, क्योंकि अब ये सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो आज बात तो दिल्ली से शुरू करेंगे, लेकिन पूरे देश और अलग अलग राज्यों की और केंद्र सरकार की दरअसल माली हालत क्या है, ये कहां आ गए हम। एक पुरानी कहावत है, हम सब ने पढ़ी है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। दरअसल ये आज के आधुनिक भारत पर, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे तेजी से विकास करती, विकास दर वाली अर्थव्यवस्था पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। अब आप कहेंगे ये कहां से आया? बात तो मैं दिल्ली से शुरू करने वाला हूं, लेकिन पूरे देश की, केंद्र सरकार की और बाकी जो राज्य हैं दिल्ली के अलावा देश में, उनकी माली हालत की तस्वीर भी आपके सामने मैं पेश करना चाहूंगा। वो जो कर्ज लेकर घी पिलाया जा रहा है और इसे चुनाव जिताऊ अकाट्य रणनीति के तौर पर अंतिम सत्य माने बैठे हैं सब राजनीतिक दल। आज थोड़ी उनकी पोल खोल होनी चाहिए। बीजेपी आज दिल्ली में संकल्प पत्र भाग 2 लेकर आई, भाग 2। और मैं अभी विजय त्रिवेदी जो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इनसे चर्चा कर रहा था। वो बोले अभी भाग 3 भी आएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हर सुबह उठकर कोई नई घोषणा, फ्री की घोषणा कर देते हैं, तो उसकी काट तो ढूंढनी पड़ेगी, तो और भाग भी आ सकते हैं। लेकिन आज जो भाग आया है, अब उसमें आप देखिए, जो छात्र हैं उनको केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, जरूरतमंद छात्रों को। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्राओं को 15,000 रुपए, छात्राओं को। ऑटो टैक्सी वालों के लिए एक वेलफेयर बोर्ड बनेगा, 10 लाख का जीवन बीमा, 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा, और बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, क्योंकि ऑटो वालों की बिटियाओं के लिए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शादी का 1 लाख रुपए दूंगा। अब नई चीज और देखिए, डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए डोमेस्टिक वर्कर वेलफेयर बोर्ड का गठन। जो घर में नौकर हैं, मेड्स हैं, बाई जो काम करती हैं, कोई प्रेस वाला भी आता है, कोई माली है, ड्राइवर है। 10 लाख रुपए का जीवन बीमा, 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, 6 महीने की पेड मैटरनिटी लीव भी हैं। आंकड़े हमारे पास, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ये, असंगठित क्षेत्र। 94% हमारी अर्थव्यवस्था इस क्षेत्र में आती है, जिसके आंकड़े आज तक ना तो एनएसएस हो, ना आरबीआई जुटा पाया, पर दिल्ली के जुटा लिए जाएंगे।
और दिल्ली में स्ट्रीट वेंडर्स को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की संख्या दोगुनी करेंगे, रेहड़ी पटरी वाले। अब होना चाहिए, पर बस कह दिया और हो जाएगा क्या? और यह सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल हो या कांग्रेस पार्टी, अरविंद केजरीवाल ने तो ये मॉडल बना दिया। जैसा विजय कह रहे थे, मैंने जिक्र किया, रोज सुबह उठकर कुछ ना कुछ नया उसकी घोषणा कर देते हैं कि मेट्रो मुफ्त कर दूंगा। महिलाओं की बात देखिए, तीनों पार्टियों का अब मैं थोड़ा सा कंपैरिजन आपको दिखा रहा हूं। आम आदमी पार्टी 2100 रुपए देगी, बीजेपी 2500 रुपए देगी, कांग्रेस 2500 रुपए देगी। नाम अलग अलग हैं, प्यारी दीदी, महिला समृद्धि, महिला सम्मान। अब स्वास्थ्य के लिए बुजुर्गों को अनलिमिटेड मुफ्त इलाज आम आदमी पार्टी देगी। 70 साल से जो ऊपर वाले हैं उनको 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज बीजेपी कराएगी। 25 लाख रुपए का इलाज कांग्रेस करा देगी। अब छात्रों की बात, दलित छात्रों को अंबेडकर स्कॉलरशिप देगी आम आदमी पार्टी। जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये जो जरूरतमंद शब्द लगा रहे हैं ये सबका रोक देंगे, जो हम मुफ्त की शिक्षा दे रहे हैं। सबका अपना अपना तरीका है अपना माल बेचने का। वो जैसे दुकानदार आपको लुभाते हैं ना, सरोजनी नगर मार्केट में चले जाइए, कुछ ऐसा हो रहा है। और बिजली, वो सिलेंडर, मतलब फेहरिस्त इतनी लंबी है कि उसी में पूरा कार्यक्रम निकल जाएगा। दरअसल होता तो ऐसा दिख रहा है कि घर में बैठ जाओ, आलती पालती मारकर सब कुछ घर में अपने आप दे देंगे। महिला को कुछ मिल जाएगा, आपको कुछ दे देंगे, स्वास्थ्य के नाम पर भी, शिक्षा के नाम पर भी। और वो दिन दूर नहीं है दर्शकों, और पूरी गंभीरता से कह रहा हूं मैं ये बात, वो दिन दूर नहीं है जब राजनीतिक दल, कोई राजनीतिक दल ये कमाल का आइडिया भी लेकर आएगा। वो कहेगा कि जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो आपको 10 किलो चंदन की लकड़ी 50% डिस्काउंट पे देंगे, बाकी लकड़ी मुफ्त दे देंगे, 1 किलो शुद्ध गाय का देसी घी भी देंगे, सामग्री भी देंगे, ताकि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो, आप स्वर्गवासी बन सकें, स्वर्ग में जा सके, और मृत्यु भोज का भी आयोजन कर देंगे। वो दिन दूर नहीं है। पर यह मृत्यु शैया पर क्या देश की अर्थव्यवस्था को आप भेजने की तैयारी कर रहे हैं? 1993 के बाद पहली बार डेफिसिट बजट में आ रही है दिल्ली की सरकार, पहली बार। अब वो कह सकते हैं हमारे तो 5-7 हजार करोड़ पर आप हाय तौबा मचा रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं। हल्ला मचाने की बातें तो हैं। हल्ला किस लिए मचाया जा रहा है? क्योंकि पिछले 10 सालों में अगर मैं नजर डालूं, एक होता है दर्शकों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसमें आप तनख्वाहें देते हैं, सब्सिडी देते हैं, ये सेवा मेवा, ब्याज जो पे करना पड़ता है, लोन तो, कर्ज तो हर सरकार को लेना पड़ता है, वो होता है, इसको हम कह रहे हैं सेवा खर्च, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व का खर्चा। और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि आप सड़कें बनाएंगे, फ्लाईओवर बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे। ये 60-40 का अमूमन इसका होता है कि भाई 60% पैसा चला जाता है सेवा खर्च में, और 40% का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। हालत देख लीजिए, 76,000 करोड़ में 2024-25 में सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए मूलभूत ढांचा, आधारभूत ढांचे के लिए रखा गया है। सिर्फ 6,000 करोड़, 5,919 करोड़, 60,000 करोड़ तो इसी में ही निकल जाएगा, तनख्वाहें और ये जो सब्सिडी दी जा रही है, और ये और बढ़ेंगी। अब आम आदमी पार्टी कह सकती है कि भाई हमें आईना दिखा रहे हो तो केंद्र सरकार का बता दीजिए, उनका बता देता हूं। 200 लाख करोड़ से ऊपर का खर्च हो चुका है कर्ज, और यह आंतरिक कर्ज है, और 5,74,928 करोड़ का विदेशी कर्ज भी हो चुका है। इजाफा आप देख सकते हैं, 81% का इजाफा और 96% का इजाफा पिछले 5 सालों में। यह केंद्र सरकार की हालत है। और राज्य सरकारों की बताऊं,
क्योंकि सिर्फ एक राज्य की तुलना करना पूरी तस्वीर आपके सामने नहीं आती है। मध्य प्रदेश पर लगभग 5 लाख करोड़, 4,80,976 करोड़ का कर्ज है, 127% बढ़ गया है 5 सालों में। कर्नाटक पर 7.25 लाख करोड़, तमिलनाडु ने तो कमाल ही कर रखा है 9.5 लाख करोड़, तेलंगाना 4.5 लाख करोड़, बिहार 3.25 लाख करोड़, 5.5 लाख करोड़ से ज्यादा आंध्र प्रदेश, राजस्थान 6.5 लाख करोड़, 8,12,000 करोड़ रुपए महाराष्ट्र, 7,14,000 करोड़ रुपए पश्चिम बंगाल, 8.5 लाख करोड़ से ज्यादा 8,57,844 करोड़ उत्तर प्रदेश पर। ये जो बुलबुला है ना, किसी भी दिन फूट जाएगा। आने वाली पुश्तों के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके बारे में कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। चुनाव आयोग तो गांधी जी के 3 मंदिर बना हुआ है। खर्चों का हिसाब या कैसे लाओगे, कैसे ये दोगे, तैयार नहीं है कोई भी राजनीतिक दल बताने को। हालांकि उस ओर अनुरोध भी करते दिखाई देता है चुनाव आयोग, और इस तरह के दिशा निर्देश कई हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट भी दे चुका है। तो खुला खेल फर्रुखाबादी हो रहा है। इसी पर आज चर्चा। ऐसे में आज का सीधा सवाल, दिल्ली का दंगल, मुफ्त में किसका मंगल? और यह पैसा आपका मेरा है, सही इस्तेमाल किया जाए तो सबका मंगल भी हो सकता है। और अंधेर राजनीति, चौपट खजाना, सभी डालें फ्री का दाना, और बाज नहीं आ रही। चर्चा में मेरे साथ इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद रह चुके हैं, नीतीश कुमार के सलाहकार भी रह चुके हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं केसी त्यागी, मलूक नागर महासचिव हैं, आरएलडी के लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और आंकड़ों का पिटारा होता है इनके पास, अभय दुबे, जैस्मिन शाह राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। एक बड़ी बेहतरीन किताब आई है दिल्ली के मॉडल पर ही, इन्होंने किताब भी लिखी है, पर यह मॉडल क्या देश का मॉडल भी बिगाड़ देगा, मैं जरा पूछना चाहूंगा जैस्मिन शाह से। और विजय त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ स्टूडियो में, और जाने माने अर्थशास्त्री, और आजकल बहुत गुस्से में भी हैं ये फ्री की रेवड़ियों को लेकर, विजय सरदाना मेरे साथ जुड़ चुके हैं। केसी त्यागी, कहां जाएगी ये राजनीति? मुझे मालूम है आप समाजवादी पृष्ठभूमि के हैं, इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, गरीबों का ख्याल रखना सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार कर भी लेती है, पर यह कर्ज पीकर घी पिलाने का जो ये सिलसिला है, ये कहां थमेगा? अंतहीन सिलसिला हो गया है क्या? मतलब अब अंतिम संस्कार भी कराएगी सरकार कि चंदन दे देंगे मुफ्त में, लकड़ी भी दे देंगे, देसी घी दे देंगे और सामग्री भी दे देंगे, वो दिन भी दूर नहीं। संदीप जी, मैं एक हल्के फुल्के तरीके से आपकी बहस शुरू करना चाहता हूँ। आपने कभी महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनाया है इसको। मुझको हरियाणा का इससे पिछले वाला चुनाव याद है। एक बड़ी पार्टी के एक बड़ी नेता ने हरियाणा में जनसभा में जोश में आकर के कहा कि भाइयों बहनों, हमें पता है कि हरियाणा में लिंग अनुपात है, सेक्सुअल रेशो को उसने जिक्र करते हुए कहा, लेकिन मैं वायदा करता हूं कि चुनाव के बाद जितने भी कुंवारे हैं सबको बढ़िया बढ़िया दुल्हन दिलाने का काम भी मेरी पार्टी करेगी। तो चुनाव में वायदे यहाँ तक पहुंचे। हाँ, कश्मीर से गोरी लड़कियां आएंगी, वो उस वक्त अनुच्छेद 370 हटा था, उसके बाद हरियाणा का चुनाव हुआ था। अच्छा, मैं, आप और मलूक नागर जी जिन इलाकों के रहने वाले हैं, ये असल में रूरल फिनोमिना है रेवड़ी, ये अर्बन फिनोमिना नहीं है। हमारे पश्चिम यूपी, हरियाणा के और दिल्ली देहात के गांवों में मकर संक्रांति पर देहातों में मुफ्त रेवड़ियाँ बटा करती थी। बिल्कुल। और पंजाब में लोहड़ी के अवसर पर जब फंक्शन होता था तो जो भी आसपास से गुजरते थे उन सबको रेवड़ियाँ दी जाती। रोहतक की रेवड़ी आज भी सबसे मशहूर रेवड़ी मानी जाती है, मेरठ वाली भी टक्कर देती है। हाँ,
हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ। तो अब तो विद द होप ऑफ रिटर्न है। मैं इसी में एक प्रसंग से, मेरे पास काफ़ी सामान है, लेकिन मैं अपने एक मेरे मित्र हैं एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल, विधानसभा चुनाव से मैंने 1-1.5 महीने पहले उनसे पूछा कि भाई पार्टी का तो बुरा हाल है, वहाँ तो गठबंधन हमारा हार रहा है, वो भी एनडीए में है, मैं भी एनडीए में हूँ। उन्होंने कहा नहीं, अब हमारी उम्मीद उभर गई है, जो महिलाओं वाली हमने घोषणा की है लाडली बहन, उसके बाद हाँ। निरंतर पार्टी हमारा गठबंधन हाँ आगे बढ़ रहा है। और लोकसभा चुनाव का संदीप जी उल्टा हुआ। तो एक तो मैं 2-3 चीजें मैं कहना चाहता हूं, मैं थोड़ा अपनी उम्र का भी फायदे का दुरुपयोग करूंगा। 1971 का मुझको चुनाव याद है। हाँ। मिसिस गांधी ने कुछ शिलान्यास किए थे। शिलान्यास शुरुआत होती है और लोकार्पण लास्ट स्टेज होती है। तो उस समय हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर थे वर्गीज साहब। उन्होंने इतना सख्त एडिटोरियल लिखा कि ये तो बेईमानी है, ये तो रिश्वत है। चुनाव के ऐन मौके पर आप जो है जो शिलान्यास कर रही हैं, इसका तो लोकार्पण जाकर के हो गया 1, 2, 3, 4 साल के बाद। ये पॉलिटिकल ब्राइब है। और मिसिस गांधी ने उसके बाद ये सब बंद कर दिए थे। वो लोकलाज के दिन थे। अब मैं 5-6 चुनाव लड़ चुका हूं लोकसभा। अब तो खुला खेल फर्रुखाबादी है। का चुनाव सबसे चुनौती भरा था मिसिस गांधी की। हाँ हाँ, नहीं उस पर भी मैं आ रहा हूं। मैं अपने जमाने का थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूं। 84 का चुनाव बड़ा चुनौती भरा था। चौधरी चरण सिंह हमारे नेता थे। तो मिसिस गांधी की पंजाब की जो राजनीति थी, किस तरह से वहां पे भिंडरवाला की इमरजेंसी हुई, कैसे रूलिंग पार्टी ने ढीला छोड़ा, इस पर चुनाव हुआ, हम हार गए। सब हार गए हम लोग। 89 में वीपी सिंह के नेतृत्व में चुनाव था, सिर्फ भ्रष्टाचार मुद्दा था बोफोर्स को लेकर के, हम जीत गए। 91 का चुनाव हमारा सबसे चुनौती भरा था। मंडल लग चुका था और जो कमांडर वाली हमारी मित्र पार्टी आज है वो हमारे सामने खड़ी थी। हम उस समय मंडल को लेकर के बहुत सक्रिय थे। हम चुनाव हार गए। मैं कहना ये चाहता हूं, उस समय 1-1, 2-2 मुद्दों को लेकर चुनाव होता था। कोई फ्री बीज उस जमाने में नहीं थी। इसकी शुरुआत भी तमिलनाडु से हुई है। हाँ, और हुई है। वो भी कामराज के जमाने से। हाँ। वहां पे पावर्टी बहुत ज्यादा है। नहीं, पर अब ये तो बहुत ठीक ज्यादा थी है, वहाँ पे। आपने तो ऐतिहासिक मिड डे मील संदर्भ शुरू तो दे हुआ। दिया केसी त्यागी साहब। अब ये बताइए, ये सिलसिला थमेगा कहाँ? क्या मतलब अंतिम संस्कार का तो वादा कर देंगे, नहीं, ये- पर अर्थव्यवस्था का अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही है। ये खजाना ये थमेगा। कहां से, पैसा कहां से आज का आएगा? अजीत पवार जी का बयान पढ़िए आप। नहीं, मैं बता रहा हूं, अजीत पवार जी का बयान पढ़िए आज का। उसने कहा कई योजनाओं के लिए अब हमारे पास पैसा नहीं बचा है। वो वहां के वित्त मंत्री हैं। तो ये जो फ्री बीज है, ये तमाम जो आपने जिसका जिक्र किया, जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, और सरदाना जी हमारे मित्र बैठे ये और डिटेल में बताएंगे। कोई राज्यों के पास जो डेफिशिएंट है बजट, ये टोटल बैंकरप्सी में चला जाएगा। और उसके बाद ऐसा हो जाएगा कि एक भी योजना के सशक्तिकरण के लिए जो सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, अरे जब हम बात करते हैं मंडल की, जब हम बात करते हैं जातिगत जनगणना की, जब हम बात करते हैं 50% पुल बनाने की, स्कूल बनाने की, अस्पताल बनाने के पैसे ही नहीं बचेंगे। सब कुछ मुफ्त में ही बांटते रहोगे तो पैसा कहां से आएगा? सड़कें कहां से बनेंगी? यूनिवर्सिटीज कैसे बनेंगी? तो इसी को लेकर के संदीप जी, आज ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो अजीत पवार का बयान है, यानी कि राज्यों में टोटल बैंकरप्सी होने वाली है। अब जो लोक कल्याण योजनाएं हैं, इनका महत्व आज बड़ा है, लेकिन एक स्टेज पे जाकर, अब ये मुझे आप बताइए, बीआरएस क्यों हार गई भाई? केसीआर ने कोई कम घोषणाएं करी थी क्या? तो ऐसा नहीं है खाली इन्हीं का जादू चलेगा। नहीं, पर चल रहा है ना। महाराष्ट्र में हमने देखा, झारखंड में देखा, वहां तो चलता दिख रहा है ना। और इसीलिए अभी तक तो पानी पी पी कर बीजेपी कोस रही थी अरविंद केजरीवाल को कि ये फ्री की रेवड़ियां बांटते हैं। अब उन्हीं तथाकथित फ्री की रेवड़ियों को अपने पहले संकल्प पत्र जारी करते वक्त क्या बोली बीजेपी कि जो कल्याणकारी नीतियां हैं, योजनाएं हैं दिल्ली की, उन्हें जारी रखेंगे। अब उन्हें कल्याणकारी भी बता दिया।
श्रीलंका में क्या हुआ संदीप जी, ये हमारे मित्र सरदाना जी जरा बताएंगे, मैं तो मुझे अच्छा लगेगा। वेनेजुएला में क्या हुआ, 1980 तक अफ्रीका का सबसे रिचेस्ट कंट्री था, इस फ्री बीज की वजह से आज बैंकक्रप्ट हो गया। श्रीलंका में तेल नहीं है देने के लिए लोगों को, राशन नहीं है देने के लिए, क्यों? फ्री बीज। मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि जो चिंताएं आपने व्यक्त की हैं वो पैनल की भी चिंताएं होनी चाहिए, और चुनाव आयोग ने जो एक शुरुआत, इलेक्शन कमीशन ने जो शुरुआत की है, मैं उसका समर्थन करता हूं। उसका समर्थन तो हो रहा है, पर अनदेखी की जा अपने रही है। वो तो मैनिफेस्टो में सिर्फ देखते हैं। वो जो एडवाइजरी जारी करने से कुछ काम बन जाएगा क्या? और यहां पर जैस्मिन शाह आपकी मैंने किताब का भी जिक्र कर दिया है, अब आप उसे बेहतरीन मॉडल के तौर पर अपनी ये सब्सिडी देने वाली योजनाओं को पेश तो करते हैं, पर ये आंकड़े जो मैं दे रहा हूं, 76,000 करोड़ का कुल खर्च, कैपिटल आउटले जो है दिल्ली सरकार का, वो सिर्फ 5,919 करोड़ सड़क, फ्लाईओवर, स्कूल, अस्पताल बनाने के लिए 5,919 करोड़, और 60,911 करोड़ रुपए सिर्फ तनख्वाहों में, सब्सिडी देने में और इंटरेस्ट पेमेंट करने में। कहां ले जा रहे हैं दिल्ली को? संदीप जी, मैं आपके सारे सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन एक चीज आपने मिस कर दी जब आपने विश्लेषण किया भाजपा के संकल्प पत्र का, और वो इतनी बड़ी चीज है कि मेरे ख्याल से आज जो भी लोग आपके शो देख रहे हैं वो दंग हो जाएंगे कि आज के दिन में भी एक ऐसी पार्टी जो ऐसी घोषणाएं करती है। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में कहा कि हम फ्री शिक्षा जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मिल रही है उसे बंद कर देंगे। पहली बार वो तो ऐसी आप पार्टी आरोप कह रही लगा है रहे कि हैं, वो कह रहे हैं जरूरतमंदों को केजी से पीजी तक देंगे। नहीं तो संदीप जी, बात तो यही हो रही ना कि आज की तारीख में केजरीवाल जी सबके लिए मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल में कौन आता है? मिडिल क्लास या गरीब तबके के लोग आते हैं। आप कह रहे हैं उनके ऊपर भी पैसा लगाएंगे, 90% पैसा देंगे, 5-5 हजार रुपए हर महीना, बाकी लोगों को आप फ्री कर दोगे। तो क्या बड़ा एहसान कर रहे हो? आप देश को वापस ले जाने की बात कर रहे हो। इससे पहले जो संकल्प पत्र कहा था, संदीप जी कहा था कि मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे, उस पर जांच बिठाएंगे। ये नहीं कहा कि मोहल्ला क्लिनिक जारी रहेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। मतलब मोहल्ला क्लिनिक बंद, दिल्ली के फ्री सरकारी स्कूल बंद, और इन सारे पैसों से मुझे लग रहा है भाजपा अब नई नई घोषणाएं कर रहा है। ये देश को पीछे ले जाने वाली राजनीति। तो आपने आप सवाल दिल्ली पूछा को कहां कि ले जा रहे दिल्ली हैं वो मॉडल बताइए। में हाँ, कैपिटल आउटले और बिल्कुल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जरा मुझे राजस्व खर्च सब- और आप आधारभूत ढांचा बनाने पर जो खर्च, जो 40% होना चाहिए टोटल खर्च का, वो आप 20% से भी नीचे ले आए हैं, 15% रह गया है। गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं ना मैं जैस्मिन? नहीं, मैं आपको एक चीज बस करेक्ट कर लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार ये सारे काम, हम शिक्षा और स्वास्थ्य पे निवेश करने वाले सबसे बेहतर स्टेट हैं। 40% हमारा बजट शिक्षा और स्वास्थ्य पे निवेश होता है। हम एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, दिल्ली मेट्रो को हमने दोगुना किया, उसकी जो लंबाई है, 2000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस लाए, 38 फ्लाईओवर्स बनाए, पहले केवल 60-62 फ्लाईओवर थे। तो तमाम चीजों पे हमने खर्च किया है, सरकार का पैसा बचाया है। देखिए, नहीं, अगर पैसा नियत तो साफ आप और ऐसे भी सरकार बचाते ईमानदार हैं हो, जैस्मिन। संदीप जी, नेशनल मैं क्लीन बस एयर करता हूं प्रोजेक्ट आपकी जो है उसका सिर्फ 62% पैसा आपने खर्च किया, 38% तो अनयूटिलाइज। तभी दिल्ली की आबो हवा इतनी साफ सुथरी, पानी संदीप जी, आपको बिल्कुल पता है इतना कि निर्मल दिल्ली है। सरकार, संदीप जी, मैं केवल ये बात कह रहा था कि फ्री की मूलभूत सुविधाएं देना सरकार का हक होना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप और चीजों पे खर्च ना कर पाओ। और ये तभी होगा कि जब सरकार ईमानदार हो, जब नीयत साफ हो। वही हमने करके दिखाया है। पिछले 10 साल हमने सरप्लस बजट दिया है, वो भी आप मानते हैं। हमने अब निवेश जा किया रहा है शिक्षा, ना स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पे, फिस्कल, और इसके बावजूद अब इस बार सुविधाएं डेफिसिट दी है। बजट मतलब होगा, ये बात तो पहली बार नहीं होगी तो अब 1993 से। नहीं संदीप, मैं आपको करेक्ट कर लूं। हाँ ये बताइए। साल के जो प्रोजेक्शन है, ये साल केवल ये प्रोजेक्शंस हैं। अच्छा, पिछले साल भी बहुत ऐसे बोलने वाले थे कि नहीं भाई डेफिसिट हो जाएगा, नहीं हुआ। हमने सरप्लस बजट मतलब रखा आप है। वो पुरानी हमारे ट्रैक कहावत, रिकॉर्ड वो है, देसी और हमें देसी विश्वास कहावत है कि एक, थोड़ा सा मैं लाइटन अप भी कर देता हूँ। मूड की जाट ने जब मरा जानियो जब 13वीं ओले। तो आप ये कह रहे हो नहीं नहीं अभी तो ये प्रोजेक्टेड है, जब एक्चुअल फिगर आएंगी तब कहना। नहीं, बिल्कुल ये है। मैं आपको दावा करता हूं कि एक बार साल खत्म हो जाए, हमें पूरा विश्वास है। दिल्ली सरकार ने अपना बजट 2.5 गुना बढ़ाया संदीप जी। हमारा जो, आप तो जानते हैं कि फिस्कल हेल्थ ऑफ अ स्टेट मापने का है डेट टू जीडीपी रेशो, कि आपका टोटल अर्थव्यवस्था का कितना आपका ऋण है। दिल्ली उसमें देश पे नंबर 1 पे आता है कि हमारा सबसे कम ऋण है, केवल 4%। औसतन सारे स्टेट्स का 27% है। नहीं और वो ये जो ठीक आप है कह रहे हैं बात, ना कि सबके
पर सबके उसका रन बढ़ मतलब रहे हैं। आप मैं एक सिटी चीज और स्टेट कह भी दूं। तो हैं, आप छोटे, एक बड़ा छोटा सा क्वासाई स्टेट हैं, आप तो फुल फ्लेजेड नहीं, स्टेट भी कौसा ही नहीं है, है। लेकिन हम खर्च तो कर रहे हैं ना। हमने 22,000 सरकारी क्लासरूम बनाए। पता है आपको गुजरात में 30,000 क्लासरूम की कमी है, वो क्यों नहीं बना पा रहे? वो लोग मोहल्ला क्लासरूम्स की क्लिनिक क्यों नहीं अच्छी बना पा बात रहे? की सब जगह पे आपने, बंद कर रहे हैं। जरा दिल्ली हैंडबुक है, वहां से आंकड़ा लिया, जी, गलत जगह से तो नहीं लिया। नहीं नहीं, सही है। 2018-19 में दिल्ली में जो स्कूल थे उनकी तादाद थी, संख्या थी 5,726, और 2023-24 में ये घटकर 5,497 हो गई। 300 स्कूल कमी हुए, बढ़े नहीं, 229 घट गए। नहीं, ये तमाम ये सरकारी स्कूल नहीं है संदीप जी। ये जो आप आंकड़ा पढ़ रहे हैं, ये दिल्ली के कंप्लीट स्कूल्स हैं, अच्छा, जिसमें प्राइवेट तो भी घट हैं, गए ना। एमसीडी स्कूल्स भी हैं। दिल्ली से नहीं, वो तो हम थोड़े ना, प्राइवेट अगर बंद हो रहे हैं तो अच्छी बात है। सरकारी स्कूल की मैं बात कर रहा हूं। हमारे 1,000 सरकारी स्कूल थे, आज 1,060 के ऊपर है। 60 स्कूल्स ऐड हुए हैं, लेकिन इससे भी बड़ा, हमने एग्जिस्टिंग स्कूल्स में, जिसमें 24,000 क्लासरूम थे पहले, हमने 22,000 क्लासरूम ऐड किए। हमने कैपेसिटी ऑलमोस्ट दुगना करी है। इसलिए 3 से 4 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के दिल्ली के सरकारी स्कूल में आए। तो ये खर्चा होने के बाद आया ना, हमने इतना स्पेंड किया है। और ठीक अगर हमने है, ईमानदारी से सरकार का पैसा बचा दिया, अब फिजूल विजय खर्ची कम सरदाना, कर दी, एक मिनट, एक और मिनट जनता को जैस्मिन, हमने कुछ सुविधाएं एक दे मिनट, दी, विजय तो इसमें सरदाना, क्या बढ़िया? अलग अलग दोनों तरफ के तर्क हैं, पर मैं यहाँ पर ये मैं थोड़ा सा ना समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर, हमारी अर्थव्यवस्था जो है, असंगठित क्षेत्र 94% का है। अब ये किसी भी पार्टी का हो सकता है, तो पार्टी की नुक्ताचीनी को अभी थोड़ी देर के लिए अलग कर देते हैं, अलहदा कर देते हैं, पर बीजेपी अपने संकल्प पत्र भाग 2 में कह रही है डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए डोमेस्टिक वर्कर वेलफेयर बोर्ड का गठन होगा, 10 लाख का जीवन बीमा, 5 लाख का दुर्घटना बीमा, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और 6 महीने की पेड मटर्निटी लीव। मतलब ये संभव है? फिर तो पूरे असंगठित क्षेत्र को ये चीजें मिलनी चाहिए अखिल भारतीय स्तर पर। संदीप जी, सबसे पहले आपको, पैनलिस्ट और दर्शकों को मेरा प्रणाम। जिस दिन दिल्ली के चुनाव की घोषणा हुई थी, उस दिन मेरे चैनल पे मैंने एक वीडियो बनाया था कि दिल्ली का चुनाव घोषित और साथ में दिल्ली दिवालिया घोषित। और ये उम्मीद थी कि किसी भी पार्टी के पास कोई डेवलपमेंट एजेंडा नहीं है, सिर्फ रिश्वत दे के वोट पाने की एक ही होड़ लगी हुई। जो घोषणाएं अभी तीनों पार्टियों ने करी, मैं उसका एनालिसिस किया है मैंने। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखता हूं और सिर्फ एक सवाल मैं पूछूंगा, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी से, मुझे ये बता दीजिए ये पैसा कहां से आएगा, जनता को बता दीजिए ना, ये बता देना। आम आदमी पार्टी ने अभी तक जितनी घोषणाएं करी हैं, उससे अगर वो ईमानदारी से फॉलो करते हैं, 5 साल के आखिरी महीने में जाके सिर्फ एक ऑर्डर पास करेंगे कि हम अगले चुनाव में देंगे, मतलब 29 के बाद, तो बात अलग है। अगर ईमानदारी से ये फॉलो करते हैं तो साल का 32,000 करोड़ रुपए का नया खर्चा है। जो दे रहे हैं वो तो रहेगा, नया 2100 रुपए देना, बाकी नया। तो ये 21,000 करोड़ रुपए से लेकर 25,000 करोड़ रुपए का जो नया बिल है आम आदमी पार्टी के द्वारा, इसका पैसा कहां से आएगा? ठीक है। जो घोषणाएं बीजेपी ने करी हैं पार्ट 1 में, उसका अगर मैं हिसाब लगाऊं तो अभी तक वो बैठ रहा है 42,000 करोड़ रुपए। पार्ट 1 ही, और ये पार्ट 2 की जो ये 5 चीजें हैं वो बता रहे हैं उसमें, ये भी देखिए, ये अच्छा, वो कैलकुलेट अभी संदीप हुआ ही जी, नहीं। हाँ, नहीं, मैं ताकि दर्शकों की सुविधा के लिए, मेरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत सिंपल है। आप दिल्ली सरकार का जो केजरीवाल ने छापा हुआ है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिल्ली, वो तो कोई बीजेपी का डॉक्यूमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं। उसके आधार पे मैंने कैलकुलेशन करी है कि दिल्ली में कितने बच्चे पैदा होते हैं, कितने ओल्ड लोग हैं, तो कितनी मतलब विमेन है, 42,000 क्या करोड़ है। रुपए का खर्चा अतिरिक्त बीजेपी, अगर उसको सत्ता मिलती है, उसको खर्चने होंगे, और अरविंद का है 30,000 करोड़ के करीब, और ये सिर्फ संकल्प पत्र भाग आसपास है कांग्रेस का, इसी के आसपास कांग्रेस का। अच्छा। अभी मैं ये कह रहा हूं कि आपका जो टोटल रेवेन्यू है, टैक्स रेवेन्यू, दिल्ली सरकार का आंकड़ा है, दिल्ली सरकार का अपना आंकड़ा, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिल्ली, पेज नंबर 522, इकोनॉमिक सर्वे 2023-24। या तो आम आदमी वाले ये बोल दें कि ये सब फर्जी डॉक्यूमेंट है, हाँ। इनको कंसीडर ना करें, और अगर ये सही है तो शोर ना मचाएं, सुन लें। हाँ, कोई नहीं मचा रहा जो ओन टैक्स रेवेन्यू है, जो ओन टैक्स रेवेन्यू है दिल्ली सरकार का, वो है 53,000 करोड़ टैक्स रेवेन्यू।
जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसमें आप करीब 10,500 और जोड़ दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका अभी सैलरी, पेंशन, जो आपको इंटरेस्ट देना है, वो सब अभी 72,000 करोड़ का बजट तो वही का वही है। और उसकी हालत ये है, जो बजट सरप्लस दिखाया जा रहा है कि हमने सरप्लस किया है, उसकी हकीकत ये है कि जितना बजट में ये प्लान करते हैं उतना खर्चते नहीं है। तो जब नहीं, इसमें मोटी बात जो विजय भाई, मोटी बात जो है, अपना जो ओन टैक्स रेवेन्यू आपने 53,000 करोड़ का बताया, बीजेपी और कांग्रेस की जो, और बीजेपी की तो आधी, संकल्प पत्र एक ही, वो 40,000 करोड़ तो उसी में चले जाएंगे। ये अतिरिक्त भार पहले का तो छोड़ दीजिए, और आम आदमी पार्टी का भी 30,000 करोड़। ये तो दिल्ली की बात हो गई। थोड़ा सा हम केंद्र सरकार की और बाकी राज्यों की भी बात कर लें। यही चीज अब ये मॉडल आगे और बढ़ता दिखेगा, दिख रहा है ना, रुक तो रहा नहीं विजय भाई। 200 लाख करोड़ का आंतरिक कर्ज तो भारत सरकार पर ही हो गया, और 5.25 लाख करोड़ का, 650 लाख करोड़ का, सॉरी, वो विदेशी कर्ज है। तो क्या केंद्र सरकार की माली हालत कुछ ज्यादा अच्छी है क्या? मैं आपको केंद्र सरकार के बजट का एक आंकड़ा देता हूं, वो आप डाउनलोड करके पढ़िएगा, इंटरेस्टिंग है। केंद्र सरकार को जितना लोन लिया गया है उस पे जो ब्याज बनता है वो बनता है 10,61,000 करोड़ रुपए सालाना ब्याज। तरीके, ठीक है। इस बार 24-25 के बजट में केंद्र सरकार ने बाजार से लोन पता है कितना लिया है? 10,61,000 करोड़। मतलब लोन देने के, ब्याज देने के लिए लोन लेना पड़ा है। कर्ज लेकर ये होता है घी पिलाने का नतीजा। और ये तो पिछले साल का था। अभी इस साल जो कर्ज लिए होंगे, जो पुराने कर्ज पे और ब्याज चढ़ा होगा, जो लोन लिया है कर्ज देने के लिए उस पे भी ब्याज जुड़ेगा। ये तो वो चक्रवर्ती ब्याज का जो किस्सा होता है, जो पुराने सूदखोरों के चक्कर में फंस गए चंगुल में आदमी, तो उसकी मतलब मृत्यु ही हो जाएगी, पीछा नहीं छूटता था। उस हाल में हम पहुंच रहे हैं। वो दिल्ली हो, वो केंद्र सरकार हो, या मध्य प्रदेश 4,80,000 करोड़, तमिलनाडु 9.5 लाख करोड़, आंध्रा 5.5 लाख करोड़, राजस्थान 6.5 लाख करोड़, उत्तर प्रदेश 8.5 लाख करोड़। ये छोटे मोटे अमाउंट नहीं है विजय सरदाना। देखो ऐसा है संदीप जी, आज अगर आपके यहाँ विदेशी निवेशक नहीं आ रहा है, आपका मेक इन इंडिया फेल हो रहा है, ये मुद्दे हैं। देखो, आप कुछ भी चुनाव जीत लो, दुनिया आपके इन रेवड़ियों पे भरोसा नहीं करती है। ये चुनावी रेवड़ी है, पहली बात। दूसरा, अब सिर्फ एक ही चीज बची है, जो आपने कहा था कि भाई हम मरने पर आपको लकड़ियां भी दे देंगे सब्सिडी में। मृत्यु भोज भी कराएंगे। स्कीम और आएगी। हाँ, अब एक स्कीम और आएगी। आप मरने का 70 साल क्यों इंतजार कर रहे हो? हम पहले का इंतजाम कर देते हैं। वो भी स्कीम आएगी। वही बचा है जिस हालात है, क्योंकि जब आपको दवाइयां नहीं मिलेंगी, आपके पास डॉक्टर्स की तनख्वाह नहीं होगी, आपके पास स्कूलों में टीचर्स की तनख्वाह नहीं होगी, आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो आपने बता दिया वो इन्होंने कम कर दिया। और सीएजी रिपोर्ट को छुपाने का कारण क्या था? अगर आप सब जोड़ेंगे तो आपको पता लगेगा जितना रेवेन्यू है उससे जिसे कहते हैं, किताबों के साथ उनको उनकी ड्रेसिंग अप की जा रही है। और मलूक नागर, आप कारोबार भी समझते हैं, मतलब कहाँ जा रहे हैं हम? घर में बिठा दो कि आलती पालती मार के बैठ जाओ भाई माँ बहना ने हम दे देंगे 2100 रुपये या 2500 रुपये दे देंगे, तारे जातका के नाम के हम पैसे दे देंगे, 8,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता भी मिल जाएगा, पढ़ाई मुफ्त में करवा देंगे, बस घर बैठे रहो, हमने वोट दे दो। हम उस तरफ जा रहे हैं क्या मलूक नागर? देखिए संदीप जी, अभी आपके इस पे एक प्रश्न आ रहा था कि बीजेपी विरोध करती थी, पर इसमें बीजेपी भी साथ में मिल गई रेवड़ी बांटने में। हाँ, हमारे केसी त्यागी जी ने भी रेवड़ी की परिभाषा बताई थी, तो त्यागी जी ने शायद थोड़ा छोड़ दिया। इसको कहते हैं तिल सकरी। पहले शक्कर में बनती थी, आजकल चीनी में बन रही है, और उसका नाम हो गया रेवड़ी। हाँ, सही कह रहे हो। तो एक तो ये क्लियर हो गया, आपके टेलीविजन पे जो प्रश्न पूछा गया क्लियर हो गया कि बीजेपी किसी भी तरह इस परिपाठी पे आना नहीं चाहती थी और इसका विरोध करती थी। आपके दर्शक कह रहे हैं जो प्रश्न पूछ रहे हैं,
अच्छा, लेकिन दर्शक किसी के भी कहने से संदीप जी, तस्दीक किसी हो भी गई। युद्ध को अच्छा, वो जैसे रेवड़ी को- नहीं बांट जै- रहे, जै- वही वो देखिए, सेवा कर रहे हैं, दूसरा मेवा बांट रहा है। बोलने दो हाँ। बोलने दो बोलने दो हाँ। बोलने तो दो। हाँ। तो जैसे को तैसा, या लोहा लोहे को काटता है ना। तो आप लोग खबर चलाते हो बीजेपी 28 साल से दिल्ली की सरकार से बाहर, तो मजबूरी में अब इनको जैसे के तैसा करना पड़ा है। और इसकी परिपाठी शुरुआत आप पार्टी ने की, केजरीवाल जी ने की। और मैं एक चीज कह रहा हूं संदीप जी, लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा जब तिल सकरियों में बटेगा, रेवड़ियों में बटेगा, और जो लोग कारखानों में, और जो अच्छा, लोग आप लाडकी काम बहन धंधे में योजना मदद करते हैं, में महिलाओं तो को उनको 1500 रुपए देकर और 2100 और आगे बढ़ाने की बात करके महाराष्ट्र का नतीजा लोकसभा का बिल्कुल पलट दें। आपकी तो ये चुनावी रणनीति और चाणक्य बुद्धि। दूसरा, वो काम करे आप उसे फॉलो करो कि अरे इन्होंने भट्टा बिठा दिया, अब हम क्या करें, मजबूरी में, भेड़ चाल में इनका पीछा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। आप पूरी बात तो करने ही नहीं देते हो। करिए ना। मैं कह रहा हूं जो लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा उनमें बढ़ जाएगा, सुनो जो उनमें बढ़ जाएगा, मैं तो जो बात कर रहा हूं देश हित में बोल रहा हूं ना संदीप जी, बात कब पूरी तो होने दो प्लीज। तो जो लोग काम करने वाले हैं कारखानों में, उनमें फ्री में बैठ के सब मिल जाएगा। और वो कल को कारखाने बंद होने लगे तो जो वही टैक्स तो होता जा दिख रहा है रहा है। गवर्नमेंट को, टैक्स ही नहीं जाएगा। और टैक्स पेयर जब बिल्कुल नहीं, तो जो बिल्कुल कंगले पे हो जाएंगे अगले 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद, तो क्या छोड़ के जाएंगे अगली जनरेशन तो को। ये सिर्फ दिल्ली के लिए थोड़ा लागू है। जो विजय सरदाना ने बोला 10 लाख करोड़ से ज्यादा का ब्याज चुकाना था, उसके लिए 10,62,000 करोड़ मेरे ख्याल से फिगर उन्होंने बोली थी। 10,61,000 करोड़ का ब्याज देने के लिए कर्ज उठाना पड़ गया केंद्र सरकार को। ये कोई सिर्फ दिल्ली की बात थोड़ा है। मैं कह रहा हूं पूरे देश के लिए, पूरे प्रदेशों के लिए कहीं ना कहीं हम सब राजनीतिक पार्टियों को सोचनी पड़ेगी। लेकिन जो प्रचलन बहुत ज्यादा हुआ है ना दिल्ली की सरकार में, पहले दिल्ली का जो वित्तीय घाटा आकलन भी है 5-7 हजार करोड़ का है। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, सांसद भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश पर 5,49,559 करोड़ का कर्ज था 2020 में, मोटा मोटा 5.5 लाख का। आज वो है 8,57,844 करोड़, 3 लाख करोड़ बढ़ गया। यहां 3,000 करोड़ को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। 8.5 लाख करोड़ का कर्ज कोई कर्ज नहीं। संदीप जी, मैं सांसद के साथ विधायक भी रहा हूं, आप भूल जाते हो। मैं क्या कह रहा हूं, पूरी बात को मैं आप शायद एक ही बात कह रहे हैं, पर आप मेरी बात को एनक्रोचमेंट करके बीच में आके लपक के ले जाते हैं। जो मैं कहना चाहता हूं वही बात आप कह रहे हैं। अच्छा। मैं कहना चाहता हूं कि रेवड़ी जो शब्द आया, जो केसी त्यागी जी ने कहा, तिल सकरी का रूप, वो बेसिकली दिल्ली सरकार से आया है। और अब इसका प्रचलन इतना हो रहा है, इस पे पूरे देश में डिबेट होनी चाहिए। पूरे देश में चर्चा होनी चाहिए। और 31 दिसंबर 2028 तक 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। वो रेवड़ी नहीं होती तो मेरी रेवड़ी सेवा, उसकी रेवड़ी मेवा। इसी खेल में देश का तेल भी निकल रहा है क्या अभय दुबे? दिस इज अ क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर। यह खतरा मुंह बाए खड़ा है क्या अभय दुबे स्क्रीन पर? संदीप चौधरी जी, 42 मिनट हो गए आपके शो में। कांग्रेस पार्टी और वरिष्ठ पत्रकार जो आखिरी बचे हैं, 1.5 मिनट दे दीजिएगा। और 1.5 क्यों, आप टाइम लीजिए ना। कि देश के एक मूर्धन्य पत्रकार ने, नहीं 45 पे तो खत्म कर देते। नहीं हो रहा ना 45 पे। आप पहले ही है। मान कर बैठ गए। 52 तक चलिए, आप टाइम लीजिए पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। वो मुझ पे छोड़ दीजिए उतनी काम। आज मुझे इस बात का दुख हुआ कि आपके जैसे मूर्धन्य और बड़े पत्रकार, जो मैं मानता हूं कि गरीबों के लिए सबसे मुखर आवाज बन के हर शो में खड़े होते हैं, आपके चैनल में ऐसी बात विशेषज्ञों ने कही, किसी ने कही कि वो 16 लाख करोड़ रुपए कहां से आए जो धन्ना सेठों के राइट ऑफ कर दिए। किसी ने पूछा वो 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉस्टर्स जो विदेश भगा दिए गए, वो कहां से आए।
किसी ने पूछा 5,38,000 करोड़ रुपए के जो एनसीएलटी का चूना कर दिया, 10-10 हजार करोड़ की कंपनी 300-300 करोड़ रुपए में सेटल कर रहे हैं, वो कहां से आए? किसी ने ये बात पूछी कि 1,82,000 करोड़ रुपए जो कॉर्पोरेट टैक्स मोदी सरकार ने माफ कर दिया, वो कहां से आया? कोई पूछने वाला नहीं है। अंधेर नगरी, चौपट राजा, महंगी सब्जी और महंगा खाजा, ये आज की कहावत है। कांग्रेस पार्टी न्याय की योजना ला। देखिए, कांग्रेस पार्टी जब भी लेकर आई, हमने कहा 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा के तहत हम लेकर आएंगे। सोनिया गांधी जी अस्वस्थ होने के बावजूद देर 12 साढ़े 12 बजे तक रहकर सदन में वो पास कराए। तब सुषमा स्वराज जी पूछ रही थी ये पैसा आएगा कहां से? मनरेगा का कानून लेकर आए तो पूछा ये पैसा कहां से आएगा? हमने कहा न्याय की योजना हम लेकर आएंगे, 3,60,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस देश के 5 करोड़ परिवारों को 72,000 रुपए साल हम देंगे। तब ये पूछा गया पैसा कहां से आएगा, जबकि जीडीपी का सिर्फ 1.9% पैसा उस पर खर्च होना था। आज मैं कोई भी राज्य सरकार, मैं बधाई देता हूं जो राज्य सरकार इन योजना के दम पर रातों रात जीत कर आ रही है, ये क्रम जारी रहना चाहिए। इस देश का एक धन्ना सेठ 1600 करोड़ रुपए रोज कमाएगा, तब इस देश की तरक्की नहीं होगी। लेकिन परचेस पावर अगर आदमी की बढ़ा दोगे तो डिमांड बढ़ेगी। जब परचेस पावर बढ़ेगी कह रहे हैं और जो संवेदनाएं जाहिर कर रहे हैं, मैं उनका पूरा सम्मान करता हूं, और आप जो बातें कह रहे हैं वो सच भी है। लेकिन जिस तरह से आप पेश कर रहे हैं इसमें अर्ध सत्य ही सामने आ रहा है। देखिए, मेरा सवाल का मर्म समझिए। 1 मिनट सुनिए ना। अबे भाई, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, परेशान मत होइए। 1 सेकंड सुन लीजिए। अरे आपने बात जो मुख्य बात थी वो पूरी हो जाने दीजिए। हाँ, 1 सेकंड के लिए मैंने कहा है, देश के लोगों गौर से सुनिए, गरीबों का परचेस पावर अगर बढ़ेगा, सीधा पैसा जाएगा। तो वो क्या करेगा? वो सेठ जैसा तिजोरी में नहीं रखेगा, बाजार में खर्च करेगा। आज इकोनॉमी की क्राइसिस है, डिमांड नहीं है, डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो नौकरियां बढ़ेगा और इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी। बात अपनी जगह। अबे अब थोड़ी देर विराम तो दीजिए, अब सवाल तो सुन लीजिए ना। आपकी बात को मैं ये थोड़ा कह रहा हूं आप गलत कह रहे हैं, आप बात सही कह रहे हैं, पर वो अभी अर्ध सत्य ही सामने आ रहा है। आपने मनरेगा का जिक्र किया, बेहतरीन है योजना, लोगों से काम करवाया जा रहा है तब पैसे दिए जा रहे हैं। अगर फूड सिक्योरिटी किसी को दी जा रही थी तो उससे अब सुन लीजिए, 2 रुपए या 3 रुपए उससे लिए जा रहे थे, मुफ्त में नहीं, मुफ्तखोरी नहीं करवाई जा रही थी, लोगों को स्वावलंबी भी बनाया जा रहा था। अब यहां की 2100 रुपए दे देंगे, 8,500 रुपए दे देंगे, फलाना दे देंगे, धिकड़ा दे देंगे, घर पर बैठे रहिए आलती पालती मारकर। इससे देश मजबूत होगा क्या? इससे महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा क्या? इससे युवा सही मायने में उसको रोजगार मिलेगा क्या? सवाल यहां पर है। सरकार अगर 40 लाख करोड़ रुपए का डाका पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर टैक्स लगाकर डालेगी मोदी सरकार, तो यह हक बनता है महिलाओं का कि वो 2100 रुपए उनके हाथ में दिए जाएं। अगर सरकार ऐसा कार्टेलाइजेशन करेगी कि कुछ मुट्ठी भर धन्ना सेठों को प्रमुख व्यापार खाद्यान्न के भी, तेल के भी पकड़ा देगी, तो ये दायित्व बनता है सरकार का कि जब उनको मोटा माल कमाने का अवसर दे रहे हो तो जनता के हाथ में पैसे दो। मैं कुछ फिर तो बीजेपी कहेगी 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, हम ठीक दे रहे हैं। मतलब देश में क्या 81 करोड़ 35 लाख लोग ऐसे हैं जो 5 किलो अनाज ना मिले तो भूखों मर जाएंगे? नहीं, वो कांग्रेस की सरकार ही लाई थी, 2013 में लाई थी, वही कानून है। देखिए, बात भूखे मरने का प्रश्न नहीं है, लेकिन अधिकार संपन्न करने का प्रश्न है। क्या ह्यूमन कैपिटल नहीं? आप कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो गया, क्या मानव का कोई बुल्ली नहीं जिंदा रहेगा तो आप इस कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे? मैं कुछ 2-3 तथ्य डाल दूं प्रकाश में। झूठ बोला आप पार्टी ने, सरासर झूठ बोला इस चैनल पर। जब इनकी सरकार दिल्ली में आई थी तो 31.7% बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, संदीप चौधरी जी। अभी आज की तारीख में 46.72% बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, जो 10-15% अधिक हो गया इनके हमारी सरकार के समय से। और स्कूलों की संख्या बिल्कुल ठीक कहा कि आपने कम हुए। जिस कानून की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही ना, आप कह रहे डोमेस्टिक वर्कर, 2008 में कांग्रेस लेकर आई थी असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, जिसमें डोमेस्टिक वर्कर थे, और हमने 2013-14 में इसकी एक नीति भी बना दी थी जो मोदी सरकार ने 10 साल से लागू नहीं की।
हमने उसमें मूल्यांकन किया था कि 6.6 मिलियन लोगों को उस समय चिन्हित भी कर लिया था जो डोमेस्टिक वर्कर थे। उनके हितों का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, अगर आप पैसा ये कहां बात से करते आएगा? हैं, मनमोहन तो सिंह ये बताइए, देश के NSRI प्रधानमंत्री थे, आप ही की पार्टी के थे, कहते थे पैसा पेड़ पर नहीं उगता है। नहीं, लेकिन हमने कहा 72,000 रुपए लोगों को देंगे, तो हमने कैलकुलेशन दिया कि 3,60,000 करोड़ तो रुपए खर्च आ रहे हैं और कैलकुलेशन GDP का सब दे रहे 1.9%। हैं, ठीक है। अगर अबे आप दुबे, और सब देखिए चीजें- मैंने 1.5 मिनट नहीं दिया, मैं वक्त पूरा देता हूं, और आपने बिल्कुल एक काउंटर पॉइंट भी जो रखा। अब दो चीजें सामने आ रही हैं। एक तो भाई लोगों को आलसी बना दोगे, सीधे सीधे रिश्वत दी जा रही है, हर पार्टी दे रही है। पर यहां पर अबे दुबे जो कह रहे हैं वो बात भी अपनी जगह जायज है। भाई वेलफेयर स्टेट है, हमसे पैसा लेते हो। जीएसटी में भी 64% तो गरीब आदमी का पुट है, जितना ये 1,70,000 1,80,000 करोड़ हर महीने जो इकट्ठा कर रही है सरकार, तो गरीब को ना मिले तो क्या दिक्कत है भाई? आप 14-14 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल देते हैं, गरीब को देने में पेट में दर्द क्यों? बिल्कुल ठीक बात है। दोनों सवाल जो है ना, अभय जी का सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण, मैं भी उस पर चर्चा करने वाला था कि विजय सरदाना जी जैसे मूर्धन्य अर्थशास्त्री हैं, उनसे भी कि भाई जो 26 लाख करोड़ रुपए इंडस्ट्रीज के नाम पर चला गया, हाँ। करीब करीब 26 लाख करोड़ रुपए है, उस पर हम लोग चर्चा नहीं करते। एनपीए है और जो कॉर्पोरेट टैक्स की माफी है, वो सब मुद्दा है। लेकिन चारवाक को भी आइडिया नहीं होगा कि उनका सिद्धांत इतना राजनीतिक लोग जो है काम में लेंगे। हाँ। और अब आप उनसे भी आगे बढ़ गए, आपने उनको नई योजनाओं की भी दे दी कि भाई अंतिम क्रिया के लिए भी कैसे नहीं, योजना इसके अलावा मुझे लग रहा है बस ये भी बिल्कुल ठीक है, वो आप दिन तंज में आना करें, लेकिन बाकी- वो उसको सीरियसली भी ले लेंगे। और मृत्यु भोज वाली बात मुझे अबे दुबे कांग्रेस वालों, मैं उनसे बात कर रहा था, पूछ रहे थे कि भाई टॉपिक क्या है, मैंने ये बोला हाँ ये तो मृत्यु भोज भी लगता है मिले, आप तंज में उसका करें, लेकिन वो आयोजन भी उसको होगा। सीरियसली भी ले सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े पत्रकार कोई आइडिया दे रहे हैं तो उसको काम में लिया जा सकता है। तो मुद्दा यह है कि किस तरफ हम चल रहे हैं। जैसे श्रीलंका का जिक्र किया, वेनेजुएला का जिक्र किया, और भी देशों की हालत लगातार फ्रीबीज से हो रही है। और ये पहले हम कहते थे कि देखिए हमारा हाल श्रीलंका या वेनेजुएला या थाईलैंड वो नहीं जैसा होने नहीं वाला है। अब ये सारे तर्क, जैसे अभी मलूक साहब ने भी कहा ना कि सब लोगों ने कर दिया इसलिए बीजेपी ने किया, तो वही बीजेपी उस तर्क को ले रही है। पहले कहते थे कि अपराधियों को नहीं देंगे, धन बल शक्ति बल इनका उपयोग नहीं करेंगे, अब आपका केवल फैक्टर हो गया विनेबिलिटी। तो पूरा देश विनेबिलिटी पर के जाल में फंसा हुआ है। और त्यागी साहब बहुत विद्वान लोगों में से हैं, हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं, मलूक साहब भी है। क्या दोनों लोग कम से कम इतना कर सकते हैं, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखे कि भाई साहब ये ठीक नहीं हो रहा। हाँ, और इतना जो तो कर ही बातें सकते हैं, आप दोनों- लगातार 16 दोनों बैठते हैं जुलाई उनके साथ। 2022 से त्यागी लोगों साहब को तो कहते बैठते आ ही रहे थे, वो सब वो अपनी पार्टी को कहें कम से कम की बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे। और नागर साहब तो खुद बिजनेसमैन है, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? कैपिटल जो है इन्वेस्टमेंट और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कर लेंगे ऐसा, जैसा वो जैसे political party को कर दिल्ली, रहे हैं। मतलब आप 60,000 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हाँ, और आपका 6,000 कैपिटल करोड़ रुपए- आउटले 6,000 करोड़ भी 6,000 नहीं। करोड़ रुपए। तो सवाल यह है कि क्या जब हमें करना हो तो इस पर काम कर रहे हैं, और ये बहुत गंभीर संकट की ओर हम बढ़ रहे हैं। हाँ, मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ कि ये बहुत गंभीर संकट और की तरफ नहीं हम आप बढ़ ये रहे हैं। अफीम खिला चटा रहे हैं ना, खिला रहे और हैं आप ना। ऐसी स्थिति में आ गए अब कि तो अब कहीं कोई से- भी वोटर कहेगा ला और पैसे दे, आन दे, अब इसमें आन से दे। मुझे लगता ही नहीं कि कोई चीज किसी को विड्रॉ करने की हिम्मत कर सकता है। हाँ। क्योंकि सरकार में रहना है, चुनाव जीतना है, तो विजय सरदाना जी भले ही दिन भर अपना टाइम खराब कर रहे हो पढ़ कर और इन सारे फिगर्स को जोड़ रहे हैं, लेकिन भैया उनको सबको तो चुनाव जीतना है, विजय जी को तो चुनाव नहीं है। जीतना ही विजय मकसद हो त्रिवेदी गया को क्या? जीतना 20 है, सेकंड विजय ऐसे सरदाना 5 को। ऑलरेडी ओवरशॉट। पर अबे दुबे आप कुछ कहना चाह रहे थे, 20 सेकंड में प्लीज। सर बस देखिए, जो श्रीलंका को कोड कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। श्रीलंका इसलिए मर गया, एक तो कोविड के क्राइसिस से, पर्यटन उनका बेस था, और दूसरा उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक खेती, रातों रात जो फर्टिलाइजर थे उनका इंपोर्ट बंद कर दिया। तो वो उस कारण वो उनको तकलीफ हुई है, इसलिए नहीं हुई है। और ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, इसमें सब्सिडी भी शामिल होती है साहब। जो गरीबों का हक है वो उसमें शुमार है। इसको ये मत सोचिए कि सिर्फ वेतन और पेंशन है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हाँ हाँ, तो ये बात गलत फहमियां दूर करिए, गरीबों के हक में बात किए। ये सारी स्टेट्स में आज चुनौती देता हूं, 5 साल बाद जब हम चर्चा कर रहे होंगे तो जिसने जितनी अधिक योजनाएं लागू की उतना अधिक उसमें साधन संपन्नता होगी। इस बात तो को गरीबों का हक है, गरीबों, एक मिनट, अब वक्त ही नहीं बचा। गरीबों का हक नहीं मारा जा सकता है। अमीरों को, उद्योगपतियों को आप खुला छूट दे दें, गरीबों की बात आए तो पेट में दर्द हो, क्या ऐसा चलेगा? पर ऐसा भी चलेगा क्या कि सब कुछ फ्री में ही दिया जाए? सोचिए। आज सीधा सवाल में इतना ही।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।